So from today we are going to start our chapter Indian economy on the eve of independence. ये पार्ट वन मतलब ये पूरा एक ही का वीडियो है बेटा और आधा घंटे में पूरा चैप्टर खत्म होगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की तो इंडियन इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपकी बुक के अंदर। ओके, मतलब कैसे? सबसे पहले 1947 तक, मतलब जब से अंग्रेज आए, ठीक है, तब से लेकर 1947 तक की कंडीशन कैसी थी, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम से लेकर और जब वो 1947 में इंडिया से गए तब इंडिया की कंडीशन कैसी थी। दिस इज आवर चैप्टर वन। ओके, ये हमारा चैप्टर वन है। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे वो पूरा चैप्टर यही है कि जो इनहेरिटेंस में ब्रिटिशर्स हमको इकोनॉमी देकर गए थे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन जब अंग्रेज हमको हमारी इकोनॉमी सौंप कर गए थे कि लो भाई 1947 आ गया है, अब हम जा रहे हैं, अब आप अपनी इकोनॉमी को संभालो। ठीक है, दैट वाज द टाइम ऑफ 1947। चैप्टर टू हम पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1991 तक, या बल्कि 1990 तक हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप किया था। ओके, दिस विल बी आवर चैप्टर सेकेंड। और फिर चैप्टर थर्ड होगा 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया था। ओके, तो फिलहाल मैं इन तीनों चैप्टर्स की ही बात करूंगा। आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब अंग्रेज हमारी इकोनॉमी को छोड़कर गए थे तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी, उस बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए, तो देखो मोटा माटी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, वो है कंडीशन ऑफ या फीचर्स, आप कंडीशन कह लो, आप फीचर्स कह लो, इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे 1947 में। इसको हम बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब हमें आजादी मिली उस समय हमारे देश की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो छोटे छोटे से पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहला, हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अच्छा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो बेटा जिसमें या तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है या वेरी लिटिल ग्रोथ होती है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें या तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है या बहुत कम ग्रोथ होती है, तो इंडियन इकोनॉमी पर उस टाइम पर बहुत कम ग्रोथ होती थी। ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन इतनी खराब थी कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, मतलब एक बंदे की इनकम केवल और केवल 0.5% की ग्रोथ होती थी। और जो हमारा जीडीपी था उसकी ग्रोथ रेट पूरे टाइम, जितने भी टाइम अंग्रेज यहां रहे, लेस देन 2%। समझ में आया? 2% से भी कम रही। अच्छा, कभी कभी वो आपसे एसर्शन रीजन में ये बोल देता है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेंट? तो बेटा वाइब्रेंट का मतलब होता है स्टेगनेंट का उल्टा, यानी कि वेरी हाई ग्रोथ। तो आपको ये गलत करना है, याद रखना इंडियन इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी नहीं थी। चलिए, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी हम कैसे मान लें साहब कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी? तो हम ऐसे मान लेंगे कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, मतलब एक व्यक्ति की इनकम इंडिया में उस टाइम पर केवल कितनी थी? मात्र और मात्र 230 रुपए पर ईयर, पर एनम 230 रुपए। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी।
अच्छा, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है बेटा, फ्यूडल का मतलब होता है जब आप किसी के कंट्रोल में होते हो, यानी कि जब आप किसी के गुलाम होते हो। इज दैट क्लियर? और कैपिटलिज्म का मतलब होता है बेटा जब आपके यहाँ मार्केट फ्री होता है। तो इंडिया में हम कंट्रोल में तो थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं थे। पूरा इंडिया कंट्रोल में नहीं था ब्रिटिशर्स के कभी भी। इसलिए हम इसको पूरी फ्यूडल नहीं कह के हम क्या बोलते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? तो 3 पॉइंट समझ में आ गए। फोर्थ पॉइंट है बेटा आपका कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड थी बेटा? एग्रीकल्चर। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, आप इसको बोल सकते हो एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। आपको बता दूं 72.7% हम केवल क्या करते थे? हम केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे। हमारे यहाँ केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी। पांचवा, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे यहाँ शहर बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इंडिया में केवल 80 केवल और केवल, एक सेकेंड, इसका डेटा मुझे कंफर्म नहीं है और कर लेंगे। मेरे हिसाब से 14% केवल अर्बन एरिया था, बाकी का पूरा एरिया हमारा क्या था? रूरल था। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती थी। तो देखो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century GDP growth was less than 2% and per capita income growth was just 0.5%। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो केवल 230 रुपए पर एनम हम लोगों की पर कैपिटा इनकम थी। इंडियन इकोनॉमी एक सेमी फ्यूडल थी, ना तो पूरी तरह से फ्यूडल, फ्यूडल का मतलब पूरी तरह से हम गुलाम भी नहीं थे, ठीक है, ना पूरी तरह से हम कैपिटलिस्ट थे। तो हम क्या थे बेटा? हम सेमी फ्यूडल थे। इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लगभग 73% एरिया में एग्रीकल्चर होता था। देखो मैं सही कह रहा था, 14 नहीं है बेटा, 16% एरिया हमारे यहाँ अर्बन था, बाकी का 80%, 84% एरिया रूरल था। इज दैट क्लियर? तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, why was इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड? इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था? अच्छा, ये पूरा चैप्टर किस बारे में बात करेगा? ये पूरा चैप्टर बात करेगा 1947 के बाद में। ठीक है, तो 1947 के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या था बेटा? बैकवर्ड था। उसके कुछ मेन रीजंस थे। मेन रीजंस की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। What was the main reasons of Indian agriculture sector backwardness? सबसे पहला रीजन था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, ओके। दूसरा रीजन था फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोनों तीनों चीजें अभी बताऊंगा बेटा। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर? ये दूसरा रीजन था। आपसे फीचर्स भी पूछे जाएं तो बेटा फीचर भी यही होंगे, क्लियर है? थर्ड, थर्ड था बेटा कि डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, रेनफॉल। और बेटा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। चलिए देखिए, जमींदारी सिस्टम, पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट, ओके। चलिए पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर हम उधर से पढ़ेंगे। अब जमींदारी सिस्टम क्या था बेटा? देखो मोटा माटी समझ लो, जमींदारी सिस्टम में ट्रायंगुलर रिलेशन था। ये कैसा रिलेशन था? ट्रायंगुलर रिलेशन, ट्रायंगुलर रिलेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन का ट्रायंगुलर रिलेशन था।
जिसमें सबसे ऊपर होते थे ब्रिटिशर्स। क्लियर? ये अपने नीचे जमींदार्स अपॉइंट करते थे, जमींदार्स। और जमींदार्स जो है वो टिलर, टिलर मतलब जो खेती करते थे खेत के ऊपर, एक्चुअल में जो खेती करते थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स इसमें क्या थी? गवर्नमेंट थी, जो कि जमींदार को ओनर बना देती थी कि लैंड का, कि ये वाली लैंड आज से तुम्हारी। और टिलर जो था वो वर्कर था या फार्मर था जो जमीन पर खेती करता था। आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है वो जमींदारों से एक फिक्स अमाउंट में पैसा मांगती थी कि भाई साहब आपको एज अ टैक्स, जिसको लगान भी बोलते हैं, एज अ टैक्स आपको फिक्स अमाउंट में हमें कुछ पैसा देना है। लेकिन जमींदार टिलर से कितना पैसा लेगा ये फिक्स नहीं था। जमींदार कितना भी पैसा ले सकता था टिलर से। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि जो डिपॉजिट करने की, लगान डिपॉजिट करने की एक डेट होती थी। अगर उस डेट पर पैसा नहीं दिया तो जमींदार की जमींदारी चली जाती थी। तो पता है ये जमींदार क्या करता था? ये टिलर से इसका पूरा ही प्रोडक्शन ले लेता था, केवल जीने लायक खाने लायक छोड़ता था। इससे क्या हुआ? टिलर के पास पैसा कम होने लग गया, उसको कर्जा लेना पड़ गया, कर्जे के चक्कर में उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। तो ये था बेटा जमींदारी सिस्टम। क्लियर? तो इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। देखो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या होता था? अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन फॉर्म ऑफ लगान। जितना भी प्रॉफिट आता था एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो जमींदारों के पास चला जाता था लगान के उसमें रूप में। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। उन्हें कल्टीवेटर की कंडीशन से कोई मतलब नहीं था। मतलब ये किसान पे कितना इसके पास बचेगा, कितना बेचारा कमा पाएगा, कितना खा पाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपना लगान चाहिए था, लगान दे दो भैया मुझे। तो इससे क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज और जो मैंने बोली, द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर आल्सो फिक्स्ड। अगर जमींदार वो पैसा नहीं दे पाया तो उसके राइट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन लेती थी। इस चक्कर में जमींदार पहले से ही स्टॉक बनाने के चक्कर में फार्मर से उसकी पूरी क्रॉप ले लेता था और केवल जीने लायक छोड़ता था। इससे क्या होता था? फार्मर की इनकम कम हो जाती थी और उसकी कंडीशन खराब हो जाती थी। दिस वॉज जमींदारी सिस्टम। किसी को कोई डाउट हो जमींदारी सिस्टम में तो बताओ। क्लियर? जमींदारी सिस्टम में बेटा क्या था? जमींदारी सिस्टम में तीन लोग थे, ब्रिटिशर, जमींदार और टिलर। जमींदार जो है वो हमेशा टिलर को नोचता रहता था, खाता रहता था। पूरा पैसा लेकर ब्रिटिशर्स को देना होता था उसको। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको डर लगा रहता था अगर मैंने ब्रिटिशर को फिक्स डेट पर पैसा नहीं दिया तो मेरी जमींदारी चली जाएगी। ये था। अब फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सुनो बेटा। फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना बस इसकी, और कुछ मत करना, और बुक के पीछे के क्वेश्चन कर लेना। बाकी आज मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन लगा लेना। देखो बेटा, क्रॉप दो तरीके की होती है। एक होती है फूड क्रॉप, समझना ध्यान से। एक होती है फूड क्रॉप और एक होती है कैश क्रॉप, जिसको उगा के खाया जा सकता है फार्मर के द्वारा, लाइक वीट, बाजरा, राइस, इनको बोला जाता है फूड क्रॉप। कैश क्रॉप जिनको खाया नहीं जा सकता, जिनको बेचा जाता है, जैसे चाय, इंडिगो सबसे फेमस, इंडिगो, कॉटन, ये होती है कैश क्रॉप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स ने अपने यहां पर कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन कर ली थी। टेक्सटाइल का मतलब सब लोग जानते होंगे, कपड़ों बनाने की इंडस्ट्री ओपन करी। अब उन कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में मान लो ये दो तीन इंडस्ट्री उन्होंने खोल दी। इस कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी?
सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कॉटन और इंडिगो। ये दोनों ब्रिटिशर्स को चाहिए थे। इंडिगो होता है बेटा नील। तो ये दोनों ब्रिटिशर्स को चाहिए थे अपने यहां कपड़े बनाने के लिए। अब उनको एक ऐसा कंट्री ढूंढना था जहां से ये माल वो सस्ते दाम में मंगा सके। अब इंडिया ठहरा भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडिया में सो खेती होती है ही। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को लालच देना शुरू किया। इंडियन फार्मर्स को उन्होंने लालच देना शुरू किया कि भाई मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं, फसल हुई नहीं है, मैं आपको एडवांस में पेमेंट दे रहा हूं। आप वीट, राजरा और बाइस राइस मत उगाओ, आप इंडिगो और कॉटन उगाओ। तो किसान को लालच में आ गया, किसान ने चलो, या तो जबरदस्ती कर देते थे, फिर अगर लालच में नहीं आया तो किसान ने बेटा टी, इंडिगो और कॉटन उगा दी ब्रिटिशर्स के लिए। अब क्या हुआ, जो किसान पहले वीट अपने खेत में उगा रहा था, इससे वीट की सप्लाई बढ़ रही थी। लेकिन अब जब उसने वीट उगाना बंद कर दिया तो वीट की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, वीट की सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले जब ये किसान इस वीट को अपने खेत में उगा रहा था तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब उसने जब ये तीनों चीजें अपने खेत में नहीं उगाई तो उसे यही वीट, बाजरा और राइस मार्केट से खरीदना था। यानी कि जितनी भी फूड क्रॉप थी, उन फूड क्रॉप्स की सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई। इससे इकोनॉमी में आने लगे फूड क्राइसिस और इंडिया में आने लगी बेटा भूखमरी, और बहुत सारे लोग इस भुखमरी में मारे गए। तो ये था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक बार दिखा देता हूं। देखो बेटा, एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर वाज, देखो एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन्स, मतलब बहुत सारी क्या हो रही थी, भुखमरियां आ रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक क्या बना दिया था, कॉमर्शलाइज्ड सेक्टर बना दिया था, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। ठीक है। The British industrialists were always in need of raw material like cotton, jute, groundnut, sugarcane अपनी फैक्ट्रीज के लिए। तो by offering high prices they attracted Indian farmer to produce commercial crops instead of food crops। इससे क्या हुआ, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर सारे पीजेंट्स ने, अच्छा पीजेंट्स का मतलब वही किसान, टिलर, फार्मर, इन लोगों ने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और इनकी फूड रिक्वायरमेंट जो थी वो बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। इससे इंडिया की जो विलेज इकोनॉमीज थी उनकी सेल्फ सफिशिएंसी कम हो गई, जिससे इंडिया में फ्रीक्वेंट फेमाइन आने लगी और एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हो गया। ओके, तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली एग्रीकल्चर सेक्टर की। पहला जमींदारी सिस्टम और दूसरा फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी बेटा। आपको पता है 660 केजी और 665 केजी पर हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब 3 बीघा जमीन, पर हेक्टेयर में हम वीट और राइस कर रहे थे। ये वीट हो रहा था और ये राइस हो रहा था। आज पता है ये कितना होता है, लगभग लगभग 3600 केजी। जो पहले मात्र 650 केजी हो रहा था, अब वो 3500 केजी होने लग गया। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी उस टाइम पर। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी जो खेती थी वो टोटली डिपेंड करती थी किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी। और बेटा जो काव डंग होता था, बफेलो डंग होता था, हम उनको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे। यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं था। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, इरिगेशन फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी, रोड नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन। इंडियन एग्रीकल्चर डिड नॉट सफर ड्यू टू पार्टीशन। आप इस बात को डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो? मैं समझाता हूं। देखो बेटा, ये हमारा आज का इंडिया है, सपोज करो
मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है तो प्लीज इसको माइंड मत करना। मान लो ये आज का हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान था 1947 से पहले वो हमारा ही बेटा था, यहाँ पे जो पूरा पाकिस्तान था। और इधर जो पाकिस्तान था, समझ रहे हो, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही हमारे अपने थे, इधर ईस्ट में और इधर वेस्ट में, ये दोनों ही हमारे अपने थे। तो इंडिया में आपको पता है यहाँ पर, बेटा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बार आने के चांसेस हैं इसके। यहां पर होता था वीट और राइस, क्योंकि ये पंजाब वाला एरिया है पूरा, आप सबको पता है ये पंजाब वाला एरिया है, यहां पर सबसे उपजाऊ जमीन है बेटा इंडिया की। और यहां पर सबसे ज्यादा होता था बेटा जूट। आपको पता है क्या हुआ पार्टीशन के बाद? पार्टीशन के बाद ये वाला हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की जो वीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, और ये वाला हिस्सा चला गया बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, जबकि में तो ये जूट जो है इसका प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या पार्टीशन के टाइम पर इंडिया का सेक्टर सफर नहीं किया था, ये गलत है बेटा, सफर किया था। मतलब हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्यूट। ऊपर वाली लाइन को अगर आप गलत कह रहे हो कि ये गलत है, तब आप लिखोगे रिफ्यूट, और ऊपर वाली लाइन को अगर आप कह रहे हो ये सही है, तो आप कहोगे डिफेंड। तो हमारे अकॉर्डिंग तो सफर किया था, ये कह रहा है डिड नॉट सफर। अगर ये नॉट नहीं लग रहा होता तो इसका आंसर होता डिफेंड। क्या इंडियन एग्रीकल्चर सफर हुआ था पार्टीशन से? यस। देखो क्या हुआ था, a sizable portion of undivided country's highly irrigated and fertile land went to Pakistan. Almost the whole jute producing area become the part of East Pakistan, जो कि अब बांग्लादेश है। इससे हमारे रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब समझना ध्यान से, मान लो ये इंडियन है, इसके पास है खेत। बेटा ध्यान से समझना, आपको अगली चीज समझ में आ जाएगी। मान लो ये इंडियन है और इसके पास क्या है? इसके पास है ये खेत, ये खेत है इसके पास। ये इंडियन है और इसके पास है ये खेत। इधर ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स, और इसके पास है फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये इसके पास है फैक्ट्रीज। तो इसके पास है खेत और इसके पास है फैक्ट्री। अब समझना ध्यान से, इंडिया वालों में ने क्या किया, अपनी खुद की फैक्ट्री ओपन करना चाहिए, और उस फैक्ट्री का नाम था, आप ये कह सकते हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये हम ओपन कर रहे थे, हमारे यहाँ चलती थी बेटा ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा चलती थी। तो इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल होता था जो इस फील्ड से निकलता था, वो हम अपनी इंडस्ट्रीज को दे देते थे। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा अगर यार यही चलता रहा कि इनकी अगर ये इंडस्ट्री चलती रही तो ये इस फील्ड में से निकला हुआ रॉ मटेरियल मुझे तो देंगे ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने सोची समझी साजिश के तहत हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। उसी को बोला गया सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया, इन्होंने क्यों हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया? तो बेटा इसके पीछे दो रीजन थे। पहला, दे वांट रॉ मटेरियल, दे वांट रॉ मटेरियल, उनको हमसे रॉ मटेरियल चाहिए था। अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री ओपन हो जाती तो हम उनको रॉ मटेरियल नहीं देते। दूसरा रीजन था, दे वांट टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट इन इंडिया, दे वांट टू सेल ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया, और वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना चाहते थे। और ऐसा तभी पॉसिबल था बेटा, ऐसा तभी पॉसिबल था जब इंडिया की अपनी इंडस्ट्री खत्म हो जाए, तभी तो भाई इंडियन जो है वो इसका माल खरीदेगा और अपना रॉ मटेरियल इसको बेचेगा। इसी को बोला गया था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो इसके लिए इसने जो सबसे पहला तरीका अपनाया था ना ये इंडस्ट्रीज को खत्म करने का, सबसे पहला तरीका था बेटा उसमें, सबसे पहला तरीका था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बेटा बहुत अच्छी चीज है ये भी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगा। इसमें क्या था, अगर इंडिया अपना कोई भी फिनिश्ड गुड मतलब बना बनाया माल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ब्रिटेन को छोड़कर, एक तरफ मैं ब्रिटेन ले रहा हूं और एक तरफ पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले रहा हूं, ब्रिटेन को छोड़कर अगर किसी और को बेचा तो उस पर लगा देते थे हैवी टैक्स, तो ये वाले खरीदते ही नहीं थे। अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को बेच रहा है तो उस पर नो टैक्स। अगर ब्रिटेन अपना माल इंडिया में बेच रहा है तो उस पर नो टैक्स। लेकिन अगर बाकी का कोई भी देश इंडिया को अपना माल बेच रहा है तो उस पर हैवी टैक्स। मतलब कहने का ये था कि पूरी दुनिया के लिए हमारे माल को क्या करवा दिया गया, बहुत ज्यादा सस्ता करवा दिया गया। इसी को बोला गया, मतलब बहुत ज्यादा महंगा, सॉरी, टैक्स लगा दिया जिससे हमारा माल पूरी दुनिया के लिए महंगा हो गया और दुनिया ने हमारा माल खरीदने से साफ मना कर दिया। इसको बोला गया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। और ये एक तरीका था जिससे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म किया था। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री। They destroy Indian handicraft industry and never made any serious effort to develop modern industry in India. इसके पीछे क्या मोटिव थे बेटा, दो मोटिव थे। दे वांट टू मेक इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड दे वांट टू मेक इंडिया बेटर मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। बता दिया ये मैंने अभी। चलिए, इसके बाद उन्होंने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे किया मैंने अभी बताया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि इंडिया अगर दुनिया के किसी और देश के साथ व्यापार करेगा तो उस पर हैवी टैक्स है, लेकिन इंडिया अगर ब्रिटेन के साथ व्यापार करेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो हम केवल ब्रिटेन के साथ होकर रह गए। आपको पता है उस टाइम पर 50% व्यापार हमारा केवल ब्रिटेन से होता था, केवल ब्रिटेन से। बाकी छोटी मोटी कंट्री थी, श्रीलंका, चाइना, इनसे होता था। दूसरा रीजन था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, वो था बेटा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कि हमारे प्रोडक्ट का जो कंपटीशन था वो मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट से था। तो ऑब्वियसली मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट दिखने में भी अच्छे होंगे और सस्ते भी होंगे, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट कहीं नहीं टिके। राजा महाराजा बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट पहनते थे, लेकिन बाद में राजा महाराजाओं ने भी पहनना छोड़ दिया तो दुनिया ने भी पहनना छोड़ दिया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जब ब्रिटिशर्स ने, सुनना ध्यान से बेटा इस पॉइंट को, जब ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी कि बाहर का कोई भी माल इंडिया में ब्रिटेन के अलावा आएगा तो वो बहुत महंगा आएगा, महंगा आएगा, इसलिए एक बहुत बड़ा मार्केट खाली पड़ा था, जिस मार्केट को ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच बेच के हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। मैं बता रहा हूं मेरे नोट्स पढ़ लेना, इसके अलावा तुम्हें एक सिंगल टॉपिक कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स पढ़ लो। अगर तुम्हें 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के आंसर देने हैं तो ये जो मैं तुम्हें पीपीटीज भेजी हैं, पीडीएफ भेजी हैं, इनको कर लो बस। आपको एक एक नंबर के आंसर देने हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन, तो जो मैंने आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भेजी हैं उनको कर लो चैप्टर वाइज। आज मैं फिर से भेज दूंगा, चैप्टर 1 की भेजूंगा, तो प्लीज चैप्टर 1 को आज ही खत्म कर लेना, 8 दिन में डेवलपमेंट खत्म हो जाए हमारी। और थोड़ा पहले एक बार ये पीपीटी दोबारा से पढ़ना, ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, एक बार घर पे खुद भी पढ़ना। ओके, नाउ ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर, modern industries started to came up during the second half of 19th century। आपसे ये पूछा जा सकता है असर्शन रीजन या मल्टीपल चॉइस में कि इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री कब आने लगी, तो सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, लगभग लगभग आप कह सकते हो 1850 के बाद, 19th सेंचुरी 1850 के बाद, उसका हाफ, सेकंड हाफ, ठीक है।
चलिए, द इंडस्ट्रीज established in this period were mainly confined to cotton, textile and jute mills. इस टाइम पे सबसे ज्यादा किसकी बेटा हमारे यहाँ इंडस्ट्री ओपन हुई थी? कॉटन और जूट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अंडरलाइन कर रहा हूं। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, और वो लोकेटेड थी वेस्टर्न पार्ट्स में, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट मिल डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। इंडिया की पहली टाटा मतलब पहली हैवी आयरन इंडस्ट्री थी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 में स्टार्ट हुई थी जमशेदपुर बिहार में। इसके अलावा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी लाइक शुगर की, सीमेंट की, पेपर की, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में ओपन हुई। तो बेटा इसमें टिस्को इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल उस टाइम पर कहां पर थी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जूट मिल उस टाइम पर कहां पर थी। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अगला है बेटा इंडिया की कंडीशन किसकी? फॉरेन ट्रेड की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि इंडिया उस टाइम पर कौन कौन से देशों के साथ और कैसा कैसा व्यापार करता था। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, केवल 3 पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए 1947 में इंडिया का ट्रेड कैसा था, केवल 3 पॉइंट करने हैं आपको। पहला, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया क्या था बेटा? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया दूसरे देशों को रॉ मटेरियल बेचता था। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, और बना बनाया माल खरीदता था। मैंने बताया था ये ब्रिटिशर्स ने बना दिया था बेटा हमें, ऐसा ऐसा हमें किसने बना दिया था? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज कर करके हमारा ट्रेड पूरी दुनिया के साथ खत्म कर दिया। अब हम केवल रॉ मटेरियल बेच रहे हैं और बना बनाया माल खरीद रहे हैं। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था। पता है कैसे? 50% व्यापार हम केवल ब्रिटेन के साथ करते थे, और बाकी के 50 में सबसे ज्यादा कंट्रीज थे सिलोन। अच्छा, सिलोन जो आज का श्रीलंका है, पहले सिलोन को श्रीलंका बोलते, मतलब श्रीलंका को सिलोन बोलते थे। पर्सिया, इसके साथ भी हम व्यापार करते थे, जो आज का ईरान है। और चाइना, इनके साथ ही हमारा व्यापार होता था, बाकी और किसी देश के साथ व्यापार बहुत कम होता था। थर्ड पॉइंट है बेटा कि इंडिया का जो ट्रेड था, ट्रेड वॉज इन सरप्लस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इंडिया का ट्रेड उस टाइम पर सरप्लस में था। सरप्लस मतलब फायदे वाला। कैसे? इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंडिया के इंपोर्ट कम थे। मतलब हम लोगों को बेचते ज्यादा थे और खरीदते कम थे। तो इससे क्या होगा? हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। हाँ, ये सही भी है। इंडिया में बेटा बहुत पैसा आया था उस टाइम पर, बट यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक्स में इसको बोलेंगे ड्रेन बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन ये पूरा पैसा ब्रिटिशर्स ने अपने ऐशो आराम, शानो शौकत में खर्च कर दिया, और इसी का नाम है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। चलो अगले 2 क्वेश्चन। ये एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटे अभी अभी बताया मैंने, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, बाकी थोड़ा बहुत था चाइना, सिलोन, पर्सिया के साथ। स्विच कैनल कब ओपन हुई थी? 1869 में। ठीक है, और स्विच कैनल की भी मैं अभी बात करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा। सरप्लस ट्रेड, लेकिन बेनिफिशियल फॉर ब्रिटेन ओनली। हमारे पास बहुत पैसा आता था बेटा, लेकिन द मनी अर्न फ्रॉम दिस यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, और इसी को बोला जाता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अगला क्वेश्चन यही है बेटा, ब्रिटिशर्स ने इंडियन वेल्थ को ड्रेन कैसे किया? तो बेटा
to make payment of expenses incurred by office set up by colonial government in Britain. ब्रिटेन में भी अगर कोई ऑफिस सेटअप हो रहा है या इवन इंडिया में कोई ऑफिस सेटअप हो रहा है तो उसका पूरा खर्चा इंडिया ही देगा, जितना भी पैसा इंडिया ने कमाया है उससे। जितनी भी लड़ाइयां ब्रिटिशर्स ने लड़ी उन सबका पैसा भी इंडिया से ही दिया गया। और अपने लिए लग्जरीज, इनविजिबल आइटम का मतलब होता है बेटा महंगी महंगी चीजें, सर्विसेज, लग्जरी आइटम का जितना भी खर्चा वो करते थे सब इंडिया के यहां से ही जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ ये रहा स्विच कैनल। अच्छा स्विच कैनल का इंपैक्ट सुन लो। देखो बेटा, जब ये स्विच कैनल ओपन नहीं हुआ था, यहां पर है स्विच कैनल, ये इजिप्ट है बेटा, इजिप्ट, इजिप्ट में है स्विच कैनल। जब स्विच कैनल ओपन नहीं हुआ था, क्या डेट बताई मैंने? 1869। 1869 से पहले लंदन से सामान ऐसे घूम के इंडिया पहुंचता था, तो कितना चक्कर लगाना पड़ रहा था इसको? 19,800 का। लेकिन बाद में जब ये कैनल ओपन हो गई, ये स्विच कैनल जब ओपन हो गई, तो ब्रिटिशर्स का माल सीधा ऐसे घूम के ऐसे आने लगा। कितना किलोमीटर? 11,600, लगभग लगभग 8,000, 7,900, लगभग लगभग 8,000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया इस स्विच कैनल की वजह से। और इस वजह से भी इंडिया का बहुत सारा माल ब्रिटेन पहुंच गया। आज तुम ब्रिटेन के म्यूजियम में देखो, सब कुछ इंडिया का है, सब कुछ, उनका अपना कुछ है ही नहीं। तो ये स्विच कैनल थी बेटा। ओके, याद रखना इसकी ओपनिंग डेट। चलिए अब बात करेंगे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले तो समझ लो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। तो बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है उस देश की रहने वाली पॉपुलेशन की क्या कंडीशन थी, किसकी पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी थी। चलिए बताते हैं। इंडिया में सबसे पहले पॉपुलेशन काउंट हुई थी 1881, फर्स्ट सेंसस। ध्यान रखना बेटा इसको। उसके बाद हर 10 साल बाद इंडिया में पॉपुलेशन काउंट होने लगी। 1901, 1911, 1921। 1921 इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर सर्कल करके इसको एक नाम देंगे, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाँ कोई कुछ कह रहा है? अब 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हम क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए कहते हैं कि इससे पहले इंडिया का फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन चल रहा था। फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब सर कि इंडिया की पॉपुलेशन कभी घट जाती थी तो इंडिया की पॉपुलेशन कभी बढ़ जाती थी। लेकिन 1921 के बाद से आज तक इंडिया की पॉपुलेशन केवल बढ़ रही है। इसी को बोला जाता है सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन। तो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में गई थी इंडिया की पॉपुलेशन। इसलिए इस 1921 को ही क्यों बोला गया? क्योंकि ये लास्ट ईयर था जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन घटी थी। तब से लेकर आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं है। तो ये तो हो गई साहब पहली बात, इंडिया की पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी। तो पहला सेंसस कब आया था? 1881 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, क्योंकि इसमें सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन शुरू हो गया था। आपसे पूछा जाए रीजन क्या है, हम क्यों बोलते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्योंकि इस टाइम पर सेकंड फेज ऑफ पॉपुलेशन शुरू हो गया था बेटा। ओके, नाउ इंडिया में बच्चे पैदा भी बहुत ज्यादा होते थे और मरते भी बहुत ज्यादा थे। लिटरेसी रेट मात्र और मात्र 16% था। ये डेटा याद करना है बेटा। इंडिया का लिटरेसी रेट उस टाइम पे मात्र 16% था, जिसमें कि फीमेल तो केवल 7% थी। इंडिया के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब पता होना बहुत जरूरी है।
कि 1 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हो रही है, तो 218 बच्चे मर जाते थे 1000 में से। ध्यान रखना, 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 218 बच्चे मर जाते थे, जो कि डेटा अब केवल कितना है, 27। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा लो थी, केवल 32 साल आदमी जीता था उस टाइम पर। अच्छा, किसी किसी बुक में ये 44 दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर बेटा 32 ही है। उस टाइम पर एक व्यक्ति केवल 32 साल जीता था, और आज लगभग 69.4। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट। बस खत्म बेटा, इसके बाद है ही नहीं कुछ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मतलब समझो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन लगी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन लगी हुई है, और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन लगी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आपको बता दूं, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए थे, दैट वाज 72.7%। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम 10.1। अब जितना भी बचा, लगभग लगभग आपका कितना बचा, 17.2, 17.2 लगभग, जो भी हो बचा हो इसमें से माइनस करके 100 में से देख लेना, ये सर्विस सेक्टर में लगे। तो इस वाले टॉपिक में आपको ये डेटा केवल इतना ही याद करना है, ध्यान रखना। प्राइमरी में कितने थे, सेकेंडरी में कितने थे, और टर्शरी में कितने थे। देखिए, प्राइमरी में इतने, सेकेंडरी में इतने, और टर्शरी में इतने। क्लियर। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या हो रहा था बेटा, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में था, और सबसे कम सर्व उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में था। उस टाइम पर इंडिया में रीजनल वेरिएशन थे। रीजनल वेरिएशन का मतलब समझना ध्यान से, कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नोटिस करना सारे कोस्टल एरियाज हैं। ये जितने भी कोस्टल एरियाज थे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग तो बढ़ गए, और एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग घट गए। जबकि इसका जस्ट उल्टा हुआ, यहाँ बीच में जो स्टेट्स थे, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग बढ़ गए, और इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले लोग घट गए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उस टाइम पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कैसा वेरिएशन था, रीजनल वेरिएशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल वेरिएशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो बता देना कि जितने भी कोस्टल एरियाज थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से आदमी कम हो रहा है, लेकिन जो बीच में है, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ रहा है। इसी को बोला जाता था रीजनल वेरिएशन। ओके, नाउ चलिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी थी बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बेकार थी, मतलब जो भी पूछा जाए इसमें तो बेकार। देखो, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए जरूर थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो केवल और केवल अपने लिए किया था, इंडिया के हित में कुछ भी नहीं किया था। चलो रोड की कंडीशन देखें। रोड की कंडीशन कैसी थी 1947 में, तो देखिए जरा कैसी थी। The colonial administration could not accomplish much on the construction of road due to scarcity of fund. फंड ना होने की वजह से वो लोग ढंग के रोड नहीं बना पाए। ऑल सीजन रोड की शॉर्टेज रही हमेशा। ऑल वेदर रोड, बारिश में कनेक्टिविटी खत्म गांव से शहर की, ये हाल था रोड्स का। रेलवे, सब लोग कहते हैं रेलवे ने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, क्या खाक अच्छा किया, वो तो अब अच्छा कर रही है। उस टाइम पर तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा रोल था रेलवे का। जो ब्रिटिशर्स इंडिया के कोने में रह जाते थे, ट्रेन आने के कारण पूरे इंडिया में फैल गए।
माना कि इससे सुनना, रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, जिससे कि लोग एक दूसरे को जान पाए, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर टूटे। लेकिन रेलवे ने इससे अपने फॉरेन ट्रेड, ब्रिटिशर्स को के फॉरेन ट्रेड में सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया। रेलवे से पूरी कंट्री में से माल उठाया जाता था और ब्रिटिशर्स को भेज दिया जाता था। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब आया था रेलवे? 1850 में आया था। 1853 में पहली ट्रेन चली थी। इंट्रोड्यूस हो गया था 1850 में, लेकिन पहली ट्रेन 1853 में ही चली। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करो तो एक टाटा एयरवेज 1934 में टाटा एयरवेज के नाम से एरोप्लेन एयरलाइन ओपन हुई थी। उससे पहले तो कोई एयरलाइन थी ही नहीं। पानी के रास्ते से जाने के लिए पता है इन लोगों ने क्या किया था? उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में इन लोगों ने कैनल्स बनाई थी। मतलब जैसे मान लो ये उड़ीसा है, यहां से एक नहर बनाई और उन नहर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। फेल हो गए उसमें। क्यों? इतने पैसा खर्च करके बनाई, लेकिन उन नहरों को अबेंडेंड छोड़ दिया गया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे आने के बाद इन नहरों का कोई काम नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन माना थोड़ा सा डेवलप हुआ था, लेकिन पोस्ट और टेलीग्राफ हमेशा कम रहे, रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट पोस्टल सर्विस। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और इस बार के बोर्ड्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। क्या ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया था? हाँ, कह सकते हो। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने लग गया था। मतलब हमारे लोगों को ये पता चलने लग गया था कि आप खेती करके पैसा कमा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के बेटर मीन्स आ गए थे। आपको पता है रेलवे आने से लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आराम से क्या कर पा रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे थे। फेमाइंस पर रोक लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब रेलवे लाए तो रेलवे से माल जो है, फूड सप्लाईज जो है, वो बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गई। पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, उसको खत्म करके मॉनेटरी इकोनॉमी, मनी लाने वाले भी कौन थे बेटा? ब्रिटिशर्स थे। और एडमिनिस्ट्रेशन लाने वाले भी ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स से पहले हमारे ऊपर राज रहता था राजाओं का, लेकिन पुलिस लाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद डेट्स हैं बेटा, इनको याद कर लेना। सबसे पहले अंग्रेज आए कब थे? बैटल ऑफ प्लासी में 1757। सबसे बेस्ट टेक्सटाइल कौन सा माना जाता था? मलमल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम इंडिया में सबसे पहले काउंट करी थी इन लोगों ने, दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीकेआरवी राव एंड आरसी देसाई। आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी नेशनल इनकम किसने निकाली थी, तो राव साहब, वीकेआरवी राव ने सबसे बेस्ट किया था। ठीक है। जमींदारी सिस्टम कब आया था? 1793। स्विच कैनल कब ओपन हुई थी? 1869। रेलवे आया था 1850। पहली ट्रेन 1853। टाटा एयरवेज 1932। और टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907। That's all for this chapter. If you have doubts related to this, related to other chapter, let me know, beta.